सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहाँ पर हूँ एक कंपनी जिसका नाम जोमैटो है, उसका इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए। और ये जो कंपनी है एक फूड डिलीवरी पार्टनर है जो इनका कोर बिजनेस है। तो करते हैं इसका इन डेप्थ एनालिसिस। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री को समझ लेते हैं, जोमैटो की हिस्ट्री को। तो ये जो कंपनी है 2008 में फूडीवे नाम से एस्टेब्लिश होती है, जिसको दीपेंद्र गोयल जी और उनके जो को फाउंडर है पंकज चड्ढा, उनके थ्रू ये स्टार्ट होती है कंपनी। उसके बाद इस कंपनी को 2010 में रीब्रांड कर लिया जाता है, फूडीवे को जोमैटो नाम रख दिया जाता है उसके बाद। और उसके बाद 2025 में अभी यानी जोमैटो को इंटरनल लिमिटेड के नाम से हम जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये कंपनी अपने ऑपरेशंस को किस तरह से चलाती है। तो जो सबसे पहला इसका जो ऑपरेशन है वो है फूड डिलीवरी का। इसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे कस्टमर है या कोई कंज्यूमर है, इनकी जो वेबसाइट है और इनके जो ऐप के थ्रू क्या करता है, फूड बुक करता है, ऑर्डर प्लेस करता है। और ये क्या करते हैं, जैसे कि ये डिलीवरी पार्टनर है तो उस फूड को डिलीवर करते हैं उस कस्टमर तक। एक तो ये इनका बिजनेस है। दूसरा जो इनका बिजनेस है वो है डाइनिंग का। अब ये डाइनिंग का बिजनेस क्या हुआ, डाइनिंग के बिजनेस में क्या होता है कि मान लो किसी लिमिटेड जो प्रीमाइस है, किसी मतलब लोकल एरिया में कोई इवेंट वगैरह हो रहा है या कोई कॉन्सर्ट वगैरह हो रहा है, तो वहां पर फूड और बिवरेजेस वगैरह सप्लाई करने के लिए जो पार्टनर्स होते हैं उसका काम भी जोमैटो करता है। उसके बाद में क्या हो गया, क्विक कॉमर्स का बिजनेस है, जिसमें ब्लिंकिट नाम से इनका एक ब्रांड है। उसमें क्या होता है कि जो ग्रोसरी आइटम्स होती है, एसेंशियल्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मतलब परचून की दुकान पर जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स को ये डिलीवर करता है विद इन मतलब 10 मिनट से लेकर 30 मिनट के बीच में ये डिलीवर कर देता है क्विक कॉमर्स वाले बिजनेस में। उसके बाद ये जो 3 बिजनेस थे इनके, जो डिलीवरी पार्टनर वाला था और जो ये क्विक कॉमर्स वाला था, डाइनिंग वाला था, ये B2C बिजनेस था इसका। उसके बाद में हम इनका B2B बिजनेस भी है एक, जिसमें हाइपर प्योर नाम से इनका ब्रांड है, जिसमें ये क्या करते हैं कि जो हाई इंग्रेडिएंट होते हैं, हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट होते हैं, वो रेस्टोरेंट्स वगैरह को प्रोवाइड कराते हैं, तो उनसे ये चार्ज करते हैं। इसके बाद में इनका एक और बिजनेस जो इन्होंने नया बिजनेस खोला है अपना, वो डिजिटल पेमेंट्स का है, जो जोमैटो डिजिटल पेमेंट्स के नाम से है। और इसमें ये एज ए एग्रीगेटर काम कर रहे हैं, यानी कि एक ट्रांजैक्शनल फीस ये मतलब यूजर पे वो करते हैं, चार्ज करते हैं। ठीक है जी, ये तो इनके बिजनेस ऑपरेशंस हो गए कि जो ये करते हैं। उसके बाद में इसके पास में जो मार्केट शेयर है, लगभग 55% का मार्केट शेयर है। और ये जो कंपनी है जोमैटो, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बहुत आगे है। जैसा आपको पता है कि ये जो बिजनेस है ना, पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस है। आप ये देख लो कि कंपनी कैसे पैसा कमा रही है। ना तो उसका रेस्टोरेंट है, ना उसको उसका रॉ मटेरियल लाना पड़ रहा है, खाली डिलीवर करने की जो चार्जेस हैं उससे ये पैसा कमा रही है कंपनी। तो इन्होंने अपने जो बिजनेस को, क्योंकि इनका जो ये पूरा बिजनेस है वो इंडिया सेंट्रिक है, इंडिया के अंदर ही इनका मैक्सिमम रेवेन्यू आता है इंडिया से। तो थोड़ा रेवेन्यू बढ़ाने के लिए और डाइवर्सिफाई भी करने के लिए जैसे डिजिटल पेमेंट्स वाला भी किया और अपना एक्सपेंशन भी किया इन्होंने, जैसे श्रीलंका में भी किया है, यूएस में, यूएई वगैरह में भी इन्होंने उसको एक्सपेंशन किया है। एक जो सबसे बड़ी चीज है ना इस शेयर के अंदर, वो ये है कि इसमें ना प्रमोटर्स की होल्डिंग 0% है। आपको पता है प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें 0% क्यों है? वो इसलिए है बिकॉज ये जो बिजनेस है टोटली टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है और टेक्नोलॉजी को रिप्लेस किया जा सकता है आसानी से, ये प्रमोटर को पता है, इसीलिए प्रमोटर इसमें नहीं है।
और दूसरा सबसे बड़ा जो रीजन है इस बिजनेस के अंदर, जो ये फूड डिलीवरी पार्टनर वाला बिजनेस होता है, इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन 3 से 5% के होते हैं, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो क्या कोई भी प्रमोटर रहना चाहेगा कि भाई ऐसी कंपनी में जिसमें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो 3 से 5% के हो, और जो जिस बिजनेस को कभी भी रिप्लेस किया जा सकता हो? कोई भी बंदा टेक्नोलॉजी जिसको अच्छी आती है वो उसको रिप्लेस कर देगा। जैसे आपने जेप्टो को देख लो, जेप्टो अभी की कंपनी है और कितनी बड़ी कंपनी हो गई है, कई हजार करोड़ की कंपनी बन गई है, और उसका जो फाउंडर है 30-35 साल का है केवल। तो आप समझ सकते हो कि जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस होते हैं, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बिजनेस होते हैं, उनको रिप्लेस किया जा सकता है आसानी से। इस वजह से इसमें प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो लगभग 0% है। बट अच्छी बात भी है इसमें एक कि अगर प्रमोटर्स 0% है, चलो प्रमोटर्स का तो जो भी है वो उसका अलग सीन है, लेकिन इसमें FIIs DIIs भी हैं इस कंपनी के अंदर। और इस जो कंपनी की जो हिस्ट्री रही है वो लॉस मेकिंग की रही है शुरू से। वो तो भाई जो ये दीपेंद्र गोयल जी जो इसके फाउंडर है, ही इज द मोस्ट स्ट्रेटेजिक पर्सन। इस पर्सन ने इतने स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन किए हुए हैं, जिसमें उबर से ये ईट से इंडिया है ना, तो जैसे और ये ब्लिंकिट वगैरह जो इन्होंने एक्वायर किया है, तो उसके थ्रू थोड़ा सा ये कंपनी थोड़ा बहुत ग्रो कर पाई है अभी पास्ट में। अदरवाइज तो जो इनने इंटरनेशनल एक्सपेंशन किए हैं, अदरवाइज तो ये इस मतलब बिजनेस में प्रॉफिटेबल होना, 3 से 5% पे खेलना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद में अगर इसका रेवेन्यू स्प्लिट देखें कि ये कंपनी कमा कैसे रही है, एक तो सबसे पहले ये कंपनी क्या करती है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स वगैरह से खाना जाता है तो रेस्टोरेंट से कमीशन लेती है 0 से 30% तक का, ठीक है जी, किसी से नहीं भी लेती होगी। उसके बाद में जब ये खाना पहुंचाती है तो कस्टमर से भी जो लॉजिस्टिक्स चार्जेस होते हैं, जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो लेती है। आप ये देखो। उसके बाद में क्या करती है ये कंपनी कि मान लो कोई रेस्टोरेंट है, उसको प्रमोट करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर उसके चार्जेस अलग से लेती है कि भाई हम तेरा प्रमोशन सबसे ऊपर करेंगे। अगर कोई रेस्टोरेंट वगैरह किसी डिश से रिलेटेड नाम डालेगा तो तेरा सबसे पहले आएगा, पर उसके लिए आपको एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे। ये भी इनका बिजनेस है। उसके बाद क्या कर रखा है इन्होंने कि जोमैटो की गोल्ड सब्सक्रिप्शनशिप दे रखी है, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो डिलीवरी चार्जेस हैं कस्टमर को नहीं पड़ते। भाई तुम हमारे ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड वो ले लो, सब्सक्रिप्शन ले लो इसकी, जिससे कि तुम्हें डिलीवरी चार्जेस नहीं पड़ने की। और उसके बाद में इनका जो पेमेंट्स वाला है उसमें ये ट्रांजैक्शनल फीस लेते ही है। तो ये इस तरह का बिजनेस है। इस तरह के बिजनेस में एक तो रिप्लेस होने का बहुत बड़ा रिस्क रहता है, और दूसरा ये बिजनेस अगर चलता भी है तो इसमें लो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं, जिसकी वजह से इसमें लोग कम टिकते हैं, जो सामान्य आदमी को नहीं पता होता। तो करते हैं इस स्टॉक का इन डेप्थ एनालिसिस, जिसमें हम आगे जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स को। तो चलते हैं मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो करते हैं इंटरनल लिमिटेड यानी कि जोमैटो का इन डेप्थ एनालिसिस, जिसमें सबसे पहले हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले मार्केट कैप को देख लेते हैं इंटरनल लिमिटेड के कि 2,18,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और जो स्टॉक का पीई है आप देख सकते हो कि वो भी 3,330 का है कम से कम, और जो इसका इंडस्ट्रियल पीई है वो 45 का है। यानी कि जो स्टॉक है पूरी तरह से ओवर वैल्यूड है, पूरी तरह से ओवर वैल्यूड है। ROCE बहुत खतरनाक है 1.14, और ROE भी इसका कुछ खास है नहीं, ठीक है जी। उसके बाद में डेट टू इक्विटी इसमें कितना है 0.05 है, जो ठीक है, मतलब इस पे किसी तरह का कोई कर्जा वर्जा तो नहीं है, लेकिन ना तो इन्वेस्टर के पैसों पर पैसा बना रहा है, ना अपने पैसों को कभी यूज कर पा रहा ढंग से।
ठीक है जी। ऊपर से इसका जो पैग रेशो है वो 20 का है भाई, 20.6, जो बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस जिसे बोलते हैं। और बुक वैल्यू इसकी है 22.1 और प्राइस टू बुक वैल्यू है 10.3, यानी कि अपनी बुक वैल्यू के 10 टाइम्स, 10 गुने पर जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है, यानी कि पूरी तरह से ओवर वैल्यूड है। अगर हम इंडस्ट्रियल पीई से कंपेयर कर रहे हैं तब भी ओवर वैल्यूड दिखा रहा है, अगर हम उसके बुक वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं तो उस पर भी ये ओवर वैल्यूड दिखा रहा है स्टॉक। तो भाई ओवर वैल्यूड है पूरी तरह से। आरओई आरओसी कुछ खास है नहीं। उसके बाद में ये जो लाइंस है ये 50 डीएमए 200 डीएमए। अब देखो 200 डीएमए को तो एक बार ये क्रॉस कर गया था, अब नीचे आ गया, उससे मिलके चल रहा है। तो 50 डीएमए पे थोड़ा बहुत मोमेंटम है, बट कुछ खास नहीं है इसके अंदर, स्टॉक के अंदर। एक तो आप इसका पी देखोगे तो बहुत दिमाग खराब कर देने वाला, 330 का पी, यानी कि बहुत ज्यादा मार्केट इसको वैल्यूड कर रहा है। इवन ये कुछ खास कर भी नहीं रहा, कुछ खास कमा के दे भी नहीं रहा, ना तो इन्वेस्टर के पैसे पे कमा रहा, ना अपने पैसे को इफिशिएंटली यूज कर पा रहा है। उसका रीजन क्या है, ये क्यों नहीं कमा पा रही, उसका मैं अभी आगे रीजन बताऊंगा ये क्या चक्कर है। देखो सबसे बड़ी चीज क्या है इस स्टॉक के अंदर, कि ये जो बिजनेस होता है ना, ये वाला जो बिजनेस है, इनका मार्जिन देखो आप, 0 पहले -171, -88, 23, -44, -17, 0 और 4, 3-4% कहते हैं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो कमाएंगे कहां से ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरा आप एक्सपेंसेस देखो, 12,000 से कितने हो गए, 17,000 एक्सपेंसेस हो गए। चलो सेल बढ़ी लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ा इनका बिल्कुल भी। और नेट प्रॉफिट भी अगर आप इसका देखो, नेट प्रॉफिट के अंदर भी क्या हुआ है, नेट प्रॉफिट इन्होंने दिखा रखा है इसमें कि ये डबल कर रहे हैं जस्ट, -971 से 351, 351 से 663। डबल प्रॉफिट करने के बाद भी स्टॉक कुछ खास कर नहीं रहा है, ना उसका आरओई सही से चल पा रहा, ना उसका आरओसी सही से है। पैग रेशो उसका बना हुआ है 20 का, और स्टॉक यहां पे भी कुछ खास रिटर्न दे नहीं रहा है। कैगर में भी 17% और 3 इयर्स का 47, 3 इयर्स का बहुत अच्छा है, यानी कि स्टॉक भागा तो है, मोमेंटम तो है इसके अंदर, पर कंफ्यूज करने वाला स्टॉक है। नेट प्रॉफिट लगभग जस्ट डबल हो रखा है, फिर भी ये कुछ खास कर नहीं रहा। और यहां पे अगर इसका क्वार्टरली देखें तो क्वार्टरली में भाई ये नीचे दिखा रहा है पूरा, ये देखो 176 से सीधा 59 आ गया इसका नेट प्रॉफिट। ओपीएम मार्जिन 3%, 5% पे घूम रहे हैं। तो कंपनी कहां बनाएगी, यानी कि इसका जो पैसा है नेट प्रॉफिट वो कहीं और से आ रहा होगा। जैसे अदर इनकम जैसे 944 आई हुई है इसकी, तो ये थोड़ा सा बढ़ सकता है, जैसे 590 से 718 हो रखा है। हाँ, इस चीज के कारण जो अदर इनकम्स वगैरह हैं उससे थोड़ा सा इनका बढ़ रहा है ये नेट प्रॉफिट, अदरवाइज तो कुछ खास है कर नहीं रहा है। CWIP, हाँ ये थोड़ा सा इन्होंने किया है CWIP 7, 18 और 59 का। कैश फ्लो तो आप देख लो 91 का है, कैश फ्लो थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ, 86 -174, उसके बाद 91 करोड़ का। बाकी जो सबसे बड़ी चीज इसमें दिखाई देती है वो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो सबसे बड़ी चीज है कि इसमें प्रमोटर 0% है। उसका मैंने पहले भी आपको रीजन बताया है प्रमोटर 0% होने का, कि ये एक रिप्लेसेबल बिजनेस है, इसको कोई भी रिप्लेस कर सकता है, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बिजनेस है, ठीक है। और दूसरा इसमें प्रॉफिट मार्जिन इतने बड़े हैं ही नहीं, 3 से 5% पे घूमती रहती है गाड़ी। वो तो जोमेटो है, वो तो दीपेंद्र गोयल की लीडरशिप है जिसमें ये कंपनी कुछ कर पा रही है, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी जैसे
स्टॉक थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन जिससे कि FIIs और DIIs की इसमें होल्डिंग ठीक है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, जिसके कारण वो जो प्रमोटर की होल्डिंग चाहे जीरो भी हो तो कंपनसेट हो जाती है। बाकी पब्लिक इसमें 26% है और अदर्स इसमें 5.98% का है। तो ओवरऑल मेरा यही कहना है कि भाई फंडामेंटल थोड़ा सा इसके हिले हुए हैं, ठीक है, ROE ROC वगैरह ये सारे, और स्टॉक पूरी तरह से ओवर वैल्यूड है, पूरी तरह से ओवर वैल्यूड जिसे कहते हैं, चाहे वो स्टॉक के लेवल पे हो, चाहे वो इंडस्ट्री के लेवल पे हो, चाहे वो बुक वैल्यू के लेवल पे हो, चाहे वो कॉम्पिटिटर के लेवल पे हो, हर एक लेवल पे ओवर वैल्यूड है स्टॉक पूरी तरह से। तो फंडामेंटल्स कुछ खास है नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है इस तरह के स्टॉक्स में, और जिसके अंदर प्रमोटर ही ना हो तो फिर वो वाली चीज हो जाती है ना कि कौन रिस्पॉन्सिबल, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो थोड़ा सा सोच समझ के इस तरह के स्टॉक्स को ले, ठीक है। उसके बाद में ट्रेंड एनालिसिस देख लेते हैं। देखो ट्रेंड में तो ये थोड़ा बहुत, इसमें क्या है, ट्रेंड में क्या दिखा रहा है ये, ट्रेंड में जैसे ये दिखा रहा है, इसमें 1 डे का इसमें दिखा रहा है थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, 0.51 हो गया। 1 वीक का नेगेटिव दिखा रहा है, 1 मंथ का 13 दिखा रहा है, 3 मंथ्स का 8 दिखा रहा है, 6 मंथ का -10 दिखा रहा है, और 1 ईयर का 20 दिखा रहा है, 20% का पॉजिटिव दिखा रहा है। यानी कि लॉन्ग टर्म में देखो रिटर्न तो इसने काफ़ी बना के दिए हैं, बट ये इसकी जो हिस्ट्री रही है जो स्टॉक की ना, लॉस मेकिंग की रही है, और वो इसलिए रही है बिकॉज इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो इतने ज़्यादा होते नहीं हैं, 3 से 5% पे ही गड्डी घूमती रहती है। तो अभी है इसके अंदर मोमेंटम, थोड़ा बहुत मोमेंटम, ये 1 मंथ में, 3 मंथ में, 6 मंथ में नेगेटिव है। शॉर्ट टर्म मोमेंटम है, मिड टर्म में कुछ खास है नहीं, लॉन्ग टर्म में ठीक है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से तो यार एक तो ओवर वैल्यूड है ये पूरी तरह से, तो थोड़ा सा सोच समझ के चलना चाहिए इस तरह के स्टॉक्स में, बस यही कहना चाहता हूँ। उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस में अगर देखें तो देखो टेक्निकल एनालिसिस में क्या है, एक तो इसका जो सपोर्ट लेवल है वो देख लेते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, जिसमें ये जो है इसका एक ये सपोर्ट है जो 146 का है, और एक दूसरा सपोर्ट देख लेते हैं वो है ये जो है 196, 146 का पहला सपोर्ट, 146 का दूसरा सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस लेवल इसका देख लेते हैं, तो रेजिस्टेंस लेवल पहला रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे है जो कि 275 का है, और उसके बाद में जो दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है इसका वो यहाँ पे है 304 के है, और स्टॉक का जो प्राइस है वो चल रहा है 228 रुपये, 228 रुपये प्राइस चल रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल, ये पहला सपोर्ट 196, दूसरा सपोर्ट 146, पहला रेजिस्टेंस 275, दूसरा रेजिस्टेंस 304, यानी कि जो टारगेट है उनका। उसके बाद में स्टॉक का जो RSI है यानी स्ट्रेंथ वगैरह थोड़ी बहुत है इसके अंदर वैसे, क्योंकि 48 का RSI चल रहा है, जो ठीक है, मतलब कुछ ज़्यादा वो नहीं है पर ठीक है। उसके बाद में हम देख लेते हैं MACD में तो दोनों लाइन टच कर रही है, थोड़ा बहुत रिवर्सल आने के चांसेस हो सकते हैं। बस यही सारी चीज़ें थी इस स्टॉक के बारे में, तो थोड़ा सा समझ के चले इस तरह के स्टॉक्स को। बाकी अगर मेरे चैनल पर नए हो तो या सब्सक्राइब जरूर कर लो, और पुराने हो तो लाइक और शेयर जरूर करो। और अगर इस स्टॉक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है या शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, तो आई विल रिप्लाई, जब भी मेरे पास में कोई टाइम होगा तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो कंक्लूजन इस स्टॉक के बारे में यही है कि भाई ये पूरी तरह से ओवर वैल्यूड है,
जो इसके फंडामेंटल्स वगैरह हैं वो थोड़ा सा वीक है, लेकिन स्टॉक फिर भी थोड़ा मतलब उसका प्रॉफिट बना रहा है। पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स इस बिजनेस में बहुत ही कम होते हैं। वैसे मार्केट लीडर है तो थोड़ा बहुत बनाएगा ही प्रॉफिट वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हैं इस स्टॉक के साथ में। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। सो थैंक यू सो मच।